दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको अचानक अपने सर पे गीला गीला महसूस हो और आपने हाथ लगाकर चेक किया हो तो आपको पता लगा हो कि कुछ परिंदा आपके सर पे बीट कर गया है। आप सोचेंगे मैं इतनी गंदी सी बात आपसे क्यों कर रहा हूँ। वो इसलिए कि हिस्ट्री में एक ऐसा वक्त भी आया जब परिंदों के इस गन की कीमत सोने के लगभग बराबर जा पहुंची थी। ऐसा कब और क्यों हुआ था, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 18वीं और 19वीं सदी में अमेरिका ने ऐलान कर रखा था कि अगर आप एक ऐसे जजीरे पर पहुंचते हैं जहां पे परिंदों ने बहुत ज्यादा बीट कर रखी हो तो आप इस जजीरे के अमेरिकी होने का दावा कर सकते हैं। अमेरिका आपकी बैक पर होगा। अमेरिकी सदर आपके इस नए बीटों से भरे हुए दरियाफ्त होने वाले जजीरे की हिफाजत के लिए नेवी और आर्मी भेजेगा। दुनिया में लगभग 10 के करीब ऐसे जजीरे हैं जो इस तरह अमेरिका के हिस्से में आए थे। इसके लिए 1856 में एक कानून भी बनाया गया था। ये कानून आज तक मौजूद है। लोगों को परिंदों के गंध से भरे हुए इन जजीरों में क्या दिलचस्पी थी। दोस्तों, पैरों के साहिल पर दर्जनों ऐसे जजीरे हैं जहां लाखों परिंदे मेट करने के लिए इकट्ठे होते हैं। यहाँ समंदरों में बहुत ज्यादा मछली है। ये लाखों परिंदे यहाँ से मछली खाते हैं और करीब मौजूद जजीरों पर जाकर बीट करते हैं और बहुत ही ज्यादा करते हैं। वहाँ क्योंकि मौसम गर्म और खुशक है, इसलिए परिंदों का ये गंध हजारों सालों से इकट्ठा होता गया और खुशक होता गया और सख्त होता गया। इस इलाके में 30 मीटर यानी 100 फुट ऊंचे गंध के ढेर मौजूद थे। परिंदों के इस गंध को टेक्निकली गुआनो कहते हैं। गुआनो बेचना और खरीदना 19वीं सदी का बहुत बड़ा कारोबार बन चुका था। इसकी कीमत इतनी ज्यादा बुलंद हो चुकी थी कि आधा किलो यानी 1 पाउंड गुआनो की कीमत $76 तक जा पहुंची थी। आप 4 पाउंड गुआनो बेचकर 1 पाउंड सोना खरीद सकते थे। इसे आप अंदाजा लगा ले गुआनो किस कदर कीमती था। परिंदों के इस गंध की इतनी बड़ी मार्केट क्यों थी, इसके लिए हमें इंसानी जिस्म के अंदर झांकना पड़ेगा। वजन के लिहाज से हम ज्यादातर ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। हमारे जिस्म में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला चौथा एलिमेंट नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन अमीनो एसिड्स बनाता है और अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं। आप तो जानते ही होंगे प्रोटीन हमारे जिस्म के लिए कितनी ज़रूरी होती है। ऐसी ही एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन है जो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ये डीएनए और आरएनए का भी बेसिक पार्ट है। नाइट्रोजन इस दुनिया में मौजूद जिंदा चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें यानी इंसानों को ये नाइट्रोजन पौधे और जानवर खाकर मिलती है। पौधे अपनी नाइट्रोजन मिट्टी से लेते हैं। मसला ये है कि अगर आप एक ज़मीन से हर साल फसल निकालेंगे तो आप ज़मीन से सारी की सारी नाइट्रोजन निकाल लेंगे। इस तरह पौधों को अपनी ग्रोथ के लिए ज़रूरी नाइट्रोजन ज़मीन से नहीं मिल सकेगा। अगर नाइट्रोजन ज़मीन से नहीं मिलेगा तो उनकी ग्रोथ पर बड़ा असर पड़ेगा। इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल भी नहीं बनेगा। इनके पत्ते पीले पड़ जाएंगे। इनमें कीड़ा लगने का खतरा भी बढ़ जाएगा। किसानों के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन ना होने का मतलब है खेत से बहुत कम फसल का पैदा होना। इस मसले का हल ये था कि ज़मीन में नाइट्रोजन डाली जाए ताकि ज़मीन में मौजूद नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जा सके। यही वो वक्त था जब परिंदों का गंध यानी गुआनो काम आया। गुआनो में 20% नाइट्रोजन होती है। सदियों पहले किसानों ने ये जान लिया था कि खेतों में अगर गुआनो डाला जाए तो फसल की पैदावार में इजाफा होता है। इस तरह उन्होंने वहाँ भी फसलें उगाई जहाँ पर फसलें उगाना मुमकिन नहीं था। इस तरह मुल्कों ने अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाया। साउथ अमेरिका के गुआनो से भरे हुए ये जजीरे बाकी दुनिया से छुपे हुए न रह सके। 1865 में स्पेन ने अपनी ही फार्मर कॉलोनियों चिली, एक्वाडोर, बोलीविया और पेरू से जंगें की ताकि उनके गुआनो से भरे हुए जजायर का कंट्रोल हासिल किया जा सके। नाइट्रोजन के लिए दुनिया इतनी भूखी हो चुकी थी कि 1872 तक गुआनो खत्म होने के करीब आ चुका था। पेरू ने गुआनो की मजीद एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। दुनिया को नाइट्रोजन की इस कमी को पूरा करने के लिए किसी और नए और परमानेंट जरिए की जरूरत थी। 1898 में एक ब्रिटिश केमिस्ट विलियम क्रुक्स ने दुनिया की बढ़ती हुई आबादी और कम होती नाइट्रोजन को लेकर एक भयानक पेशगोई की। उसने कहा कि हम खुराक की बढ़ती हुई जरूरत के डेडली पैरल में हैं। उसने कहा कि अगले 30 सालों से भी पहले दुनिया में इंसान भूख की वजह से मरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस खतरनाक प्रेडिक्शन के साथ उसने एक हल भी दिया। उसने कहा कि किसी केमिस्ट को दुनिया को बचाने के लिए जिम्मेदारी उठाना होगी। लेबोरेटरी के जरिए दुनिया की भूख को खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ अहम बात यह है कि नाइट्रोजन कोई बहुत कीमती और रेयर गैस नहीं है। हमारी फिजा में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ये कोई सोने और चांदी की तरह कोई कीमती धात या कीमती एलिमेंट नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हवा की नाइट्रोजन को जानवर और पौधे डायरेक्ट
इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसकी वजह है नाइट्रोजन एटम्स का आपस में ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड नेचर में मौजूद मजबूत तरीन बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड है। किसी केमिकल बॉन्ड की मजबूती का इस बात से अंदाजा लगाया जाता है कि उसे तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर 2 क्लोरीन एटम्स को तोड़ने के लिए 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगानी पड़ती है। 2 कार्बन एटम्स के बॉन्ड को तोड़ने के लिए 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगानी पड़ती है। 2 ऑक्सीजन एटम्स का आपस का ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के लिए 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगानी पड़ती है। और यहीं आप नाइट्रोजन का अंदाजा लगाएं कि नाइट्रोजन एटम्स के आपस के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगानी पड़ती है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये एनर्जी ऑक्सीजन से भी कितनी ज्यादा है। आइए इस बात को थोड़ा सा गहराई में समझते हैं। नेचर में सिर्फ 2 ऐसे तरीके हैं जब नाइट्रोजन का ये केमिकल बॉन्ड टूटता है। एक तो जब बिजली चमकती है तो उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड टूट जाता है। टूटे हुए नाइट्रोजन एटम्स फौरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड तब तक फिजा में मौजूद रहती है जब तक ये पानी में मिक्स होकर जमीन तक नहीं आ जाती। और दूसरा, नेचर में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करके नाइट्रोजन के इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ते हैं। ये पौधे के लिए नेचुरल तरीके से नाइट्रोजन बनाते हैं। 1811 में एक केमिस्ट जॉर्ज फ्रेडरिक हिल्डेब्रांड ने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक फ्लास्क में बंद किया और मिक्स होने के लिए छोड़ दिया। उसने अमोनिया बनाने की कोशिश की थी। अमोनिया इसलिए क्योंकि गुआनो में अमोनिया बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। जब फ्लास्क में अमोनिया ना बन सका तो उसने उस फ्लास्क को लिया और पानी में 300 मीटर की गहराई में डुबो दिया ताकि फ्लास्क पर प्रेशर बढ़ सके। इसे भी वो कामयाब ना हो सका, लेकिन वो दुरुस्त रास्ते पर था। अगले 100 साल तक ये तजर्बा मुख्तलिफ तरीकों से दोहराया जाता रहा, लेकिन कामयाबी ना मिल सकी। अब आते हैं उस आदमी की तरफ जिसने इसे बनाने में कामयाबी हासिल की। 1904 में जब फ्रिट्ज हैबर ने इस मामले में दिलचस्पी लेना शुरू की तो उससे आगे नाकाम साइंसदानों की एक लंबी लाइन थी। उस वक्त वो 36 साल का था और यूनिवर्सिटी ऑफ कार्लसरो में एक लो लेवल एकेडमिक था। वो एक 2 साल के बच्चे और एक क्लारा नामी औरत का हस्बैंड था। क्लारा उन इब्तदाई औरतों में से थी जिन्होंने केमिस्ट्री में PhD की थी। अपनी बीवी की इस PhD की वजह से वो प्राउड था और उसने इसी चक्कर में इस मसले पर 5 साल काम किया। उसका आइडिया ये था कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को न सिर्फ बुलंद प्रेशर पर बल्कि बुलंद टेम्परेचर पर भी गर्म किया जाए और इस दौरान एक ऐसा कैटलिस्ट भी रखा जाए जो 2 नाइट्रोजन एटम्स के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर सके। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि उस वक्त तक ऐसा कोई अपरेटस इजाद नहीं हुआ था जो कि बुलंद टेम्परेचर के साथ साथ बुलंद प्रेशर को भी बर्दाश्त कर सके। हाबर ने अपनी इस तजर्बे के लिए टायरलेसली काम किया और एक ऐसा अपरेटस बनाने में वो कामयाब हो गया जो बुलंद टेम्परेचर और बुलंद प्रेशर को एक ही वक्त में बर्दाश्त कर सके। वो खुशकिस्मत भी था क्योंकि वो उस वक्त लाइट बल्ब बनाने वाली एक कंपनी का टेक्निकल कंसल्टेंट भी था। इसलिए हापर की एक्सेस कुछ ऐसे मटेरियल्स तक थी जो आम इंसान के लिए आसानी से अवेलेबल नहीं होते थे, जैसे कि ऑस्मियम मेटल। उस वक्त तक दुनिया में सिर्फ 100 किलोग्राम तक रिफाइंड ऑस्मियम मेटल मौजूद थी। वो जिस कंपनी के साथ काम कर रहा था वो कंपनी ऑस्मियम के फिलामेंट का लाइट बल्ब में तजर्बा कर रही थी, इसलिए उनके पास दुनिया में ऑस्मियम की सबसे ज्यादा सप्लाई मौजूद थी। हाबर ने सोचा यही वो कैटलिस्ट हो सकता है जो नाइट्रोजन एटम्स के बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर सके। वो ऑस्मियम का एक सैंपल अपनी लैब में ले आया। 1909 के मार्च में उसने ऑस्मियम की एक शीट को प्रेशर चैम्बर में और फिर इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पर 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर डाला और 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। इससे वो हुआ जो पिछले 100 साल तक ना हो सका था। नाइट्रोजन का केमिकल बॉन्ड टूटा और उसने फ्लास्क में मौजूद हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया गैस बना डाले। टोटल गैस मिक्सचर का सिर्फ 6% अमोनिया में चेंज हो चुका था। जब गैस को ठंडा किया गया तो 1 मिलीलीटर अमोनिया का लिक्विड फ्लास्क से बीकर में टपका। जर्मनी की सबसे बड़ी केमिकल बनाने वाली कंपनी BASF ने हैबर्स प्रोसेस को कमर्शियलाइज किया। अगले 4 साल में ओहायो में एक फैक्ट्री बनाई जो एक दिन का 5 टन अमोनिया बनाया करती थी। लोग हवा से रोटी बनाने की बातें करने लगे थे। इस तरीके से बनी हुई
खाद को इस्तेमाल करके फार्मर उसी जमीन से पहले से 4 गुना ज्यादा पैदावार लेने लगे थे और इसके नतीजे में इंसानी आबादी 2 गुना से 4 गुना हो गई। इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी जिंदगी भी हैबर की इस इजाद की वजह से हो। हैबर की इस इजाद की वजह से जमीन अपनी गुंजाइश से 4 अरब ज्यादा इंसानों को खाना खिला रही है। उस वक्त जब फ्रिट्ज हैबर ने अमोनिया बनाने का कामयाब तजर्बा किया था, इंसानों की आबादी 4 अरब थी, भूख शदीद हो चुकी थी और इंसानों के दरमियान खाने की वजह से जंगें होने लगी थी और आज आबादी 8 अरब है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि खाने की वजह से किसी मुल्क की जंग हुई हो। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आज के दिन दुनिया के सारे इंसानों के जिस्मों में मौजूद 50% नाइट्रोजन एटम सिर्फ हैबर प्रोसेस की वजह से आए हैं। 1918 के केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज सबसे अहम नोबेल प्राइज था। ये इसी जर्मन साइंटिस्ट फ्रिट्ज हैबर को दिया गया था क्योंकि इसने इंसानों के सबसे अहम मसले को हल किया था। ज़मीन की आबादी आज 8 अरब है, इसमें से 4 अरब सिर्फ और सिर्फ फ्रिट्ज हैबर की वजह से जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी आज की दुनिया जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इसके बनाने में अगर किसी एक शख्स का सबसे ज्यादा किरदार देखा जाए तो उसका नाम फ्रिट्ज हैबर है। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी है? अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह साइंसी मौज़ूआत पर रिसर्च से भरपूर वीडियोस बनाता रहूं, आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।